हेलो एंड वेलकम बैक टू IBTS। दोस्तों, आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की लास्ट वीडियो पे पहुंच गए। आज हम लास्ट कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आते आते हमारे प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल चुकी थी, जिसकी कोशिश हम 1919 से कर रहे थे। हम एक फॉल्स सेपरेशन ऑफ पावर से एक ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर तक पहुंच गए थे। अब हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी, इलेक्शंस भी हुए, वहां पे गवर्नमेंट भी आई और मेजॉरिटी में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो उसको सीट्स काफी ज्यादा मिली। अब वहां से टर्मोइल शुरू हो गया और अब हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करनी शुरू कर दी। वो क्यों? क्योंकि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़े और एक्चुअली इस बात की होप किसी को थी नहीं कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर 2 होती है और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को बहुत जरूरत थी इंडिया के सपोर्ट की। अब यहां पे एक ब्लंडर ये हो जाता है कि इंडियन से पूछे बिना ही उनका जो सपोर्ट था वो अज्यूम कर लिया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया के बारे में ये बोला जाता है कि इंडिया इज एट वॉर, और इस बारे में इंडिया के किसी भी लीडर से बात नहीं की गई थी। अब यहां से एक बीज बो दिया था तब के जो आपके वॉइस रॉय थे लिनलिथगाओ, उन्होंने एक बीज बो दिया जहां से शुरुआत होती है, बाद में वही शुरुआत चल के बनती है, क्विट इंडिया मूवमेंट बनती है, और इस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फॉर्मेशन की एक बीज बो दिया था। इस जो आपका इसके साथ इन्होंने झूठ बोल के जो इंडिया का सपोर्ट गेन किया था। अब यहां से शुरुआत हो जाती है, वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें मिल चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 में हमें सपोर्ट गेन करने के लिए वो एक फॉल्स डिक्लेरेशन कर देते हैं। उसके बाद एक मांग उठती है कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका दीजिए ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। उसी सिलसिले में आपके सामने आता है अगस्त ऑफर। अब अगस्त ऑफर जो था उस टाइम के वॉइस रॉय जो कि थे लिनलिथगाओ, उनके द्वारा दिया जाता है। अब इसमें क्या था? इसमें इन्होंने बोला था कि इंडियंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक दिया जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको फ्रेम किया जाएगा, लेकिन वॉर के बाद। अब इस ऑफर में कोई प्रॉपर क्लैरिटी थी नहीं कि उस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो सिर्फ इंडियंस ही बनाएंगे या फिर ब्रिटिशर्स भी मिलकर ही बनाएंगे। और उस टाइम तक बात इस तरह की भी चल रही थी। आपके जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उन्होंने एक डिक्लेरेशन कर दी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें सिर्फ इंडियंस होंगे और उसको चूज किया जाएगा अडल्ट फ्रेंचाइजी पे, मतलब उसमें जो भी मेंबर्स आएंगे वो वोटिंग के आधार पे आएंगे, उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अब इस ऑफर में ऐसी कोई बात की नहीं गई, तो ये दिस ऑफर फेल्ड टू सेटिस्फाई दी इंडियंस। तो इस ऑफर को फॉर्मलाइज करने के लिए उसके बाद एक और ऑफर भेजा जाता है, एक और मिशन भेजा जाता है, क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन जो था वो पहली बार बात करता है कि हाँ, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार होगा वो सोलली इंडियंस के हाथ में होगा। लेकिन ये मिशन भी फेल हो जाता है। ये मिशन फेल इसलिए होता है क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो डिमांड करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी वो 2 बनेगी, और 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स की भी डिमांड करती है, यानी यहां से पाकिस्तान की डिमांड जो थी वो शुरू हो गई थी। एक्चुअली पाकिस्तान का नाम लिया नहीं गया था, बट एक 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स की मांग जो थी वो शुरू हो गई थी, और यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग भी की गई। इसलिए क्रिप्स मिशन फेल हो गया क्योंकि मुस्लिम लीग अग्री नहीं की क्रिप्स मिशन की डिमांड से। अब क्रिप्स मिशन के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है और ब्रिटेन जीत जाता है तो वहां पे हो जाता है पार्टी चेंज। वहां पे पार्टी चेंज होने की वजह से लेबर पार्टी जो थी वो पावर में आ जाती है। अब लेबर पार्टी इंडियंस के लिए थोड़ी सी सिंपैथेटिक थी, तो वो एक कैबिनेट प्लान या फिर कैबिनेट मिशन जो था उसको इंडिया में भेजते हैं। इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और एक मेंबर इसमें और था। तो ये 3 मेंबर जो थे वो इंडिया में आते हैं और ये प्लान काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। हालांकि बहुत सारी दिक्कतें इस प्लान के साथ भी आई, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई पहली बार। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ क्या, उसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई, उसका वर्किंग क्या था और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम सीधा चलते हैं जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। और ये कब बनी थी? ये आपकी बन चुकी थी 9 दिसंबर 1946। इस टाइम तक आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो बन चुकी थी।
लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वैसे ही जो मुस्लिम लीग थी उसने बैकआउट कर दिया और मुस्लिम लीग ने इनका पहला सेशन भी अटेंड नहीं किया। अब इसके बाद क्या होता है कि जनवरी 1947 आते आते सब लीडर्स को एक बात की क्लैरिटी मिल जाती है कि मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग है वो आपकी असेंबली में पार्ट नहीं लेने वाली, यानी ये लोग अपनी अलग ही असेंबली चाहते हैं और अलग ही ऑटोनोमस स्टेट चाहते हैं। इस बात की क्लैरिटी ऑलमोस्ट हर किसी को लग चुकी थी। उसी के थोड़े टाइम बाद, यानी आप समझिए 1 महीना बाद, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन से एक डिक्लेरेशन होती है कि हम 30 जून 1948 को इंडिया से जा रहे हैं, इंडिया में इनका रूल खत्म हो रहा है। ये डिक्लेरेशन कर दी गई थी, यानी 1 साल पहले ये डिक्लेरेशन कर दी गई थी कि ब्रिटेन इंडिया को छोड़ के जा रहा है और उस टाइम पे जो भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी उसके हाथ में सारी की सारी पावर दे दी जाएगी। यहां से शुरू होता था पावर स्ट्रगल, क्योंकि अब मुस्लिम लीग भी खतरे में थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी खतरा था कि पार्टीशन ना हो जाए। तो इन दोनों की टसल जो है वो अगले वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक्ट है उसकी तरफ। इस तरह से एक डिक्लेरेशन होती है जिसमें बताया जाता है कि 1 साल बाद यानी 30 जून को हम भारत छोड़ के जा रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के हाथ में आपकी पावर दे दी जाएगी। उसके बाद आता है माउंटबेटन प्लान। अब माउंटबेटन प्लान जो था, माउंटबेटन तब के वायसरॉय का नाम था, उसको भेजा जाता है और उसका एक ही काम था कि किसी भी तरह से इस चीज को सॉल्व करके जो है आगे बढ़े और पावर जो है रिस्पॉन्सिबल हाथों में जाए। इस वायसरॉय के पास काफी ज्यादा पावर दी गई थी क्योंकि ये वही वायसरॉय था जिसने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया पहली बार। बाकी किसी भी कमीशन ने पार्टीशन को एक्सेप्ट करने की बात नहीं की थी। माउंटबेटन ने जिन्ना से पूछा कि जिन्ना व्हाट डू यू वांट, तो जिन्ना कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए। माउंटबेटन कहते हैं कि टेक इट। वहां से हो जाती है हमारी पार्टीशन हो जाती है और 2 अलग अलग स्टेट्स बन जाती हैं, 2 अलग अलग डोमिनियंस बन जाते हैं। और उन्हीं 2 अलग अलग डोमिनियंस को फॉर्मलाइज करने के लिए उनके ऊपर क्या पावर्स होंगी और ब्रिटिशर्स किस तरह से अपना रूल छोड़ेंगे, उन सब चीजों को फॉर्मलाइज करने के लिए लाया गया हमारा आखिरी एक्ट, जिसको कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बोला जाता है। ये हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का फाइनल एक्ट था। इसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, हालांकि पूरी तरह नहीं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही डोमिनियन रहते हैं जब तक कि उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं हो जाता, यानी 26 जनवरी 1950 तक हम एक डोमिनियन थे। हम इंडिपेंडेंट थे बट हम एक डोमिनियन थे। इसके बाद पढ़ते हैं हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में। तो माउंटबेटन प्लान के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में सबसे पहली चीज तो ये थी कि इंडिया को हार्ड अर्न इंडिपेंडेंस मिल जाती है, दैट इज ऑल्सो ऑन द पेपर, और बाद में 15 अगस्त 1947 को रियलिटी में भी। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था उसने फॉर्मलाइज कर दिया था बहुत सारी चीजों को। आइए उन चीजों को एक एक करके देखते हैं। पहली चीज है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने 2 सेपरेट डोमिनियंस की बात की। अभी 2 सेपरेट डोमिनियंस कौन सी थी? एक थी इंडिया और एक थी पाकिस्तान। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि डोमिनियन होता क्या है। डोमिनियन जो है, एक डोमिनियन स्टेट वो स्टेट होती है जिसके पास एक लिमिटेड सेल्फ रूल होता है, यानी एक स्फेयर है, उसके अंदर आपके पास कुछ पावर्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं। आप उन पावर्स और फंक्शंस को यूज करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस जो है वो आपके पास नहीं है। और आपका जो हेड है, जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जब डोमिनियन बना तो कुछ फंक्शंस इंडिया के पास नहीं थे, और अब भी इंडिया का जो हेड था वो क्राउन ही था जब तक इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। तो डोमिनियन के पास कौन कौन से फंक्शंस नहीं होते हैं, इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है डी, ई एंड सी। अब डी से है डिफेंस, ई एक्सटर्नल अफेयर्स और सी कम्युनिकेशन। तो ये 3 फंक्शंस जो हैं ये आपकी डोमिनियन के पास नहीं होते, इसलिए डोमिनियन जो है एक्चुअली इंडिपेंडेंट होता है बट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होता है कुछ डिसीजंस लेने के लिए। तो यहाँ पे 2 डोमिनियंस बनती हैं, और इंडिया कब तक डोमिनियन रहता है? जब तक उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता। दूसरी चीज ये होती है कि ये एक्ट जो है ये फॉर्मलाइज कर देता है कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में एंड हो रहा है। आज से ब्रिटिशर्स का जो नाम है, जो भी एम्परर ऑफ इंडिया है, ये सब नाम जो है ये सब नाम खत्म हो रहे हैं। इसने टाइटल भी ड्रॉप कर दिया। इसी एक्ट के अंदर लिखा गया था कि जो एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल है दैट इज ऑल्सो ड्रॉप्ड। तीसरी चीज क्या होती है कि जो वॉइस रॉय का टाइटल था, यानी जो वॉइस रॉय की पोजीशन थी, उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है।
लेकिन एक चीज देखने वाली ये होती है कि वॉइसरॉय को तो खत्म किया जाता है, लेकिन जो गवर्नर जनरल की पोजीशन थी उसको कंटिन्यू किया जाता है, उसको कंटिन्यू किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो डाइसी क्वेश्चंस होता है, इस तरह का डाइसी क्वेश्चन एग्जाम में काफी चांस होता है कि पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो कि हमने देखा था कि पहले 1858 के एक्ट में उसको फॉर्म किया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन को भी खत्म किया जाता है। एक और चीज क्या होती है कि जो आपकी ब्रिटिश पैरामाउंसी थी, ये ब्रिटिश पैरामाउंसी हमने पिछले एक्ट्स में पढ़ी है 1919 एंड 1935 में, इसको खत्म कर दिया जाता है। यदि आपको इस पैरामाउंसी एक्ट को अच्छे से समझना है तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। अब लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी हो जाती है, यानी ब्रिटिश की जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ कुछ संधियां थी वो खत्म हो जाती हैं। इसलिए अब जो थी प्रिंसली स्टेट्स, दे वर फ्री टू ज्वाइन द डोमिनियन, और एक उनके पास एक चॉइस दी गई थी, या तो आप डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हैं या तो आप डोमिनियन को ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं। यानी या तो आप इंडिया के साथ जाइए या पाकिस्तान के साथ जाइए, या आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो स्टे इंडिपेंडेंट। बट इंडिपेंडेंट रहने का जो डिसीजन था दैट वाज नॉट प्रैक्टिकल। एक ही स्टेट थी ऐसी उस टाइम पे जो इंडिपेंडेंट काफी टाइम के लिए रह पाई उसके बाद, जो कि थी कश्मीर। बाकी स्टेट भी थी, उनको हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद उनके पास फ्रीडम थी ज्वाइन करने के लिए, और इसी फ्रीडम की वजह से जो इंडिया है उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, ना कि उसको एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। यूनियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर स्टेट जो थी वो राजी नहीं थी एक इंडिया फॉर्म करने के लिए। फेडरेशन एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारी स्टेट जो हैं जो आपस में आके एक देश बनाती हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं था, हमारा देश यूनाइट किया गया था, बहुत सारे लोगों को कुछ कंपनसेशन दिए गए, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो आपने सुना है, तो उस हिसाब से हमारा यूनियन बनता है। अब नेक्स्ट है कि जो हमारा गवर्नर जनरल की पोजीशन जो हमने रिटेन की थी उसको अपॉइंट कैसे किया जाएगा। गवर्नर जनरल की जो पोजीशन थी उसको रिटेन किया गया, प्लस अपॉइंट करेगा आपका जो ब्रिटिश किंग होगा। अब इसको सोच के घबराइए मत, क्योंकि अब इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश की जो पावर था वो सब कुछ खत्म हो गया था। अब अपॉइंट उसको ब्रिटिश किंग कर रहा है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे? रिकमेंडेशन था डोमिनियन कैबिनेट का, यानी आपकी डोमिनियन की जो कैबिनेट है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो भी उन लोगों में से कैबिनेट बनाएंगे वो ही लोग जो है आपके रेकमेंड करेंगे कि किसको गवर्नर जनरल रखना है। और इसी के चलते पहला गवर्नर जनरल जो था इंडिया का वो बनते हैं माउंटबेटन। और माउंटबेटन को आशंका ये थी, उनका मानना यह था कि इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियंस बनेंगे और मैं दोनों का गवर्नर जनरल बनूंगा, ताकि जो भी पार्टीशन है वो आराम से हो सके, जो भी स्मूथ पैसेज है, जो लोग इधर से उधर जाना चाहते हैं उनको एक स्मूथ पैसेज मिल सके, और बाकी भी सारी जो रेगुलेशंस हैं, जो फॉर्मेशंस हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो आराम से पूरी हो सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान जो था उसने गवर्नर जनरल इनको अपॉइंट नहीं किया। पाकिस्तान ने गवर्नर जनरल अपॉइंट किया था जिन्ना को, और इंडिया के थे माउंटबेटन। इसलिए काफी फ्रिक्शन हुआ, इसलिए पार्टीशन के दौरान इतनी सारी मौतें भी हुई। प्लस यही कुछ वजह थी कि 1948 की जो वॉर थी उस टाइम पे बहुत कैजुअलिटीज हुई। प्लस जो कश्मीर का इशू था वो भी इसलिए ज्यादा उसने बल पकड़ा क्योंकि माउंटबेटन इंडिया की तरफ से गवर्नर जनरल थे और पाकिस्तान की तरफ से कोई और गवर्नर जनरल था। तो दीज वर द मेन रीजंस। अब इस इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद हमें 14 और 15 अगस्त की जो नाइट थी, यानी जब 12 बज गए 15 अगस्त 1947 के, तब हमें आज़ादी मिलती है। और उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू को पहला प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जाता है, और उसके पहले ही राजेंद्र प्रसाद जी को आपका प्रेसिडेंट घोषित किया जा चुका था। तो ये थी कहानी कि इंडिया को किस तरह से इंडिपेंडेंस मिलती। इसमें एक चीज और जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखने वाली है कि आपके पहले गवर्नर जनरल डोमिनियन इंडिया के बने थे माउंटबेटन, लेकिन एक क्वेश्चन और है कि जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। ये क्वेश्चन दोनों बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो हमारे बने थे 1833 के एक्ट में, जिसमें कि विलियम बेंटिक का नाम आता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया जब हम पूछते हैं क्वेश्चन, तो उसका आंसर होता है माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया या फिर डोमिनियन इंडिया वो बने थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, इट वुड बी बेटर कि आप इनको कॉपी पे लिखें और इनको याद रखें। तो यहां पे हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म होता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे
कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम बार बार बात कर रहे हैं उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं जिनके पास हम इतनी बड़ी पावर देते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। दिस इज सुशांत एंड आई एम साइनिंग ऑफ। तो आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।